गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ टीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई 2024 को ध्यान में रख करके तैयार की गई सीरीज के अंतर्गत भारत का जनसंख्या का तीसरा एपिसोड लेकर के उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कई प्रकार की सीरीज उपलब्ध हो रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज समझते हैं जनसंख्या नगरीकरण के अंतर्गत यहाँ पर कुछ जो फैक्ट है अनुसूचित जनसंख्या के बारे में जो जानना आवश्यक है। यहाँ पर अगर हम अनुसूचित जनगणना के विषय में डिस्कस करें तो अनुसूचित जनगणना के अंतर्गत दो प्रकार की जातियों का डिस्कशन होता है। एक तो है अनुसूचित जातियां और एक होती है अनुसूचित जनजातियां। जो अनुसूचित जातियां होती हैं इसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट। क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट अर्थात एससी लोग जो होते हैं वह शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं, अर्थात अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आते हैं। इसकी चर्चा जो की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम की गई थी और देखा जाए तो इसका संविधान में जो मेंशन किया गया है अनुच्छेद 341 में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अगर देखा जाए अनुसूचित जातियां कितनी हैं भारत में तो 1108 हैं। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये लगभग एक जैसी हैं। इनमें से 81.28% लोग, कितना? 81.28% लोग कहाँ रहते हैं? गांव में निवास करते हैं, अर्थात अधिकांश अनुसूचित जातियां गांव के क्षेत्र में रहती हैं और उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति गांव में रहेगा उसका व्यवसाय भी कृषि से ही संबंधित रहेगा। यहाँ पर अगर एक बात आपको ध्यान में रखना है तो आप देखिए कि जब भारत यहाँ पर आज़ाद हुआ था तो उस समय यहाँ की जो जनसंख्या थी अनुसूचित जातियों की यह मात्र 5.17 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान में यह बढ़ करके कितनी हो गई है? 20,13,78,086, अर्थात भारत के टोटल पॉपुलेशन का 16.6% अनुसूचित जातियां विद्यमान हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो राज्य है, सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में एससी कास्ट के लोग रहते हैं और सबसे कम कहाँ रहते हैं? तो मिजोरम में रहते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले, किस आधार पर? परसेंटेज के आधार पर। ये ऊपर जो था ये जनसंख्या मतलब उनकी संख्या के आधार पर था, पॉपुलेशन के आधार पर था, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर है। सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पर है? पंजाब में है। यहाँ पर 31.9% पॉपुलेशन एससी की है और मिजोरम में सबसे कम है 0.1%। तो आप यहाँ पर भी मिजोरम देख सकते हैं, यहाँ पर भी मिजोरम देख सकते हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और परसेंटेज के आधार पर पंजाब है। इसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में किसी भी प्रकार की अनुसूचित जातियां नहीं रहती हैं। ये ऐसे स्टेट हैं यहाँ पर एससी व्यक्ति रहते ही नहीं हैं। फिर अगर हम बात करें कि 2011 में जो अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात था यह 945 है, अर्थात जो भारत का सामान्य लिंगानुपात है उसकी तुलना में बेहतर है। फिर यहाँ पर अगर बात करें कि सर्वाधिक केरल जो है सर्वाधिक तथा मिजोरम न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला राज्य है, तो ये बात भी स्वाभाविक सी है कि केरल चूंकि सर्वाधिक सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त है, इसलिए वहाँ का लिंगानुपात भी काफ़ी बेहतर है, चाहे वह किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी का भी लिंगानुपात सबसे बेहतर है केरल का, और सबसे जो खराब स्थिति है कहाँ की? मिजोरम की है। और अगर बात किया जाए कि शीर्ष 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, तो इसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश। अगर यहीं पर पूछा जाए कि अनुसूचित जो जाति है यह केंद्र शासित और राज्य में प्रतिशत के आधार पर, किस आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। यहाँ पर जो था यह जनसंख्या के आधार पर था
लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रतिशत के आधार पर है। तो सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है और हरियाणा में। इसी प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नतम 5 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो राज्य हैं इसमें कौन कौन से हैं जनसंख्या के आधार पर, तो सबसे कम जो अनुसूचित जनसंख्या रहती है ये मिजोरम में है, उससे ज़्यादा नागालैंड में, उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लेकिन अगर प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो सबसे कम मिजोरम में, जैसा आप देख रहे हैं, नागालैंड में उसके बाद है, अरुणाचल प्रदेश में उससे ज़्यादा है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। इसी प्रकार जो अनुसूचित जातियां हैं इसमें एक और कास्ट है, तो अनुसूचित जनजाति। क्या है? अनुसूचित जनजाति, अर्थात इसको कहते हैं एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट। एक होता है एससी, एक होता है एसटी। तो अगर हम एसटी के विषय में बात करें तो 15वीं जनगणना जो 2011 की थी, इसके अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या हमारे पास है ये 10,42,81,034 है, जो देश की समस्त जनसंख्या का 8.6%। और भारतीय संविधान में जो इसका जिक्र किया गया है, या भारतीय संविधान में जो इसका टोटल जो जातियां हैं ये कितनी टाइप की हैं, ये 212 जनजातियों को लिस्ट किया गया है। साथ में वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है ये वर्तमान में कितनी है? 774। इसका तात्पर्य जो प्रारंभिक जो हमारा संविधान था जब बन करके तैयार हुआ था उसमें मात्र 212 को यहाँ पर लिस्ट किया गया था शेड्यूल ट्राइब कास्ट में, लेकिन वर्तमान में ये संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 774। तो दोनों प्रश्न यहाँ से प्रासंगिक तौर पर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। अगर हम बात करें कि जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर, तो सर्वाधिक जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब हैं ये कहाँ रहते हैं? लक्षद्वीप में। उससे कम मिजोरम में। मिजोरम में आप देखिए शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है। शेड्यूल ट्राइब का स्वाभाविक सी बात है, जो जंगलवासी होते हैं, वनवासी होते हैं, आदिवासी होते हैं, इन सबको हम एसटी कैटेगरी में रखते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एसटी कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे लक्षद्वीप है, मिजोरम है, पांडुचेरी है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। ये परसेंटेज के आधार पर है। और भारत में अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है शेड्यूल ट्राइब की। और अगर बात करें कि जो समस्त राज्य अर्थात मध्य प्रदेश की समस्त जनसंख्या का कितना परसेंट वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब है, तो 21.1% शेड्यूल ट्राइब जनसंख्याएं वहाँ पर पाई जाती हैं। जबकि हरियाणा और पंजाब में कोई भी शेड्यूल ट्राइब कास्ट यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार अगर केंद्र शासित में बात किया जाए तो दादरा नागर हवेली में सर्वाधिक एसटी कैटेगरी पाई जाती है और इनका जो लिंगानुपात है ये है 990। आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे हम जिसको कहते हैं विकसित समाज, तो विकसित समाज आप शेड्यूल ट्राइब को क्या मानते हैं? अत्यधिक पिछड़ा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इनका समाज से संबंध नहीं होता है, हम सब यही लोग मानते हैं, काफ़ी पिछड़े वर्ग होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इनका लिंगानुपात कितना बेहतर है। इसका तात्पर्य है कि जैसे हम लोग अपने आप को विकसित मानते हैं तो उतना ही हम लोग सामाजिक स्तर पर पतन के कगार पर पहुंचते हैं। इसीलिए हम लोगों का लिंगानुपात लगातार घट रहा है, अर्थात स्त्री पुरुष का जो अंतर है यह एक शिक्षित और विकसित समाज में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर शेड्यूल ट्राइब की बात किया जाए तो इनसे ज़्यादा अशिक्षित और इनसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग हम किसी को मानते नहीं, लेकिन फिर भी इनका देखिए लिंगानुपात काफ़ी बेहतर है, 990 है। और अगर बात किया जाए शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके पश्चात महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले जो राज्य हैं विशेष तौर पर परसेंटेज के आधार पर, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, मिजोरम में उससे कम है, नागालैंड में उससे कम है परसेंटेज, मेघालय में उससे कम है और अरुणाचल प्रदेश में उससे भी कम। इसी प्रकार अगर विकलांग पॉपुलेशन के विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो विकलांग पॉपुलेशन वर्तमान में जो है भारत में ये कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,21,08,000, अर्थात इसका जो परसेंटेज है ये परसेंटेज है 2.21%। और इसमें भी आप देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हमने पढ़ दिया, ये टोटल पॉपुलेशन अर्थात 121 करोड़, क्योंकि वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मतलब गलत हो रहा है। 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन, इसका 2.21% जो होता है 2,68,00,000
ये हमारे देश में विकलांग पॉपुलेशन 2,68,14,994 व्यक्ति हमारे देश में क्या है, विकलांग है 2011 के अनुसार। और इसमें भी पुरुष वर्ग ज़्यादा विकलांग है और महिला वर्ग कम विकलांग है। यहाँ पर अगर बात किया जाए, ग्रामीण जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादा विकलांग है, शहरी पॉपुलेशन तुलनात्मक तौर पर कम विकलांग है। क्योंकि शहर में कौन से लोग जाते हैं, ग्रामीण के लोग ही शहर में जाते हैं किसी ना किसी रोजगार की तलाश में। तो जो लोग विकलांग हैं वो शहर में जाएंगे ही क्यों? तो जब शहर में जाएंगे नहीं तो शहर में स्वाभाविक तौर पर विकलांगता का जो अनुपात है वो कम रहेगा। यहाँ पर विकलांग की जो श्रेणियां हैं ये 7 हैं और इनमें दृष्टि विकलांगता है, वाक विकलांगता है अर्थात बोलने की समस्या है, सुनने की समस्या है, चलने की समस्या है, मानसिक समस्या है और मानसिक मंदता की समस्या है, तथा बहुविकलांगता अर्थात एक ही व्यक्ति को कई प्रकार की विकलांगता की समस्या हो जाए। तो 7 श्रेणियां हैं विकलांगता की। इसमें भी जो सर्वाधिक विकलांग लोग हैं ये दृष्टि विकलांग है। कैसे हैं? सर्वाधिक जो विकलांग पाए जाते हैं ये कैसे हैं? दृष्टि विकलांग हैं। और सबसे कम जो विकलांग पाए जाते हैं ये हैं श्रवण विकलांग। कैसे हैं? सुनने की क्षमता जो है इस स्तर का जो विकलांग है ये काफी कम है अर्थात 5.8%। इसी प्रकार अगर राज्य के स्तर पर देखा जाए तो सर्वाधिक विकलांग किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। जब जनसंख्या अधिक रहेगा तो विकलांग लोग भी अधिक रहेंगे। उसके पश्चात बिहार में ज़्यादा लोग विकलांग है, फिर पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार अगर धर्म के आधार पर आपसे कोई आंकड़ा पूछ रहा है तो इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और यह जो पहली जनगणना की गई थी धर्म आधारित, ये 2001 में की गई थी। वर्तमान में यह दूसरी जनगणना की गई है। यहाँ पर सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है ये हिंदू पॉपुलेशन है हमारे राष्ट्र में, और इनका पॉपुलेशन लगभग 80% के आसपास मिलता है। उसके पश्चात दूसरी अत्यधिक पॉपुलेशन किसकी है? मुस्लिम समुदाय की है। तीसरी किसकी है? ईसाई की है। फिर सिख की है, बौद्ध है, जैन है और अन्य धर्म हैं। तो ये आपसे कभी काल पूछा जाता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में बताइए, इनका कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख? तो आपको ये ध्यान रखना। और साथ में उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे। तो वहाँ का आंकड़ा और यहाँ के आंकड़े में थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, तो इसलिए आप दोनों आंकड़ों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसी प्रकार अगर दशकीय वृद्धि के आधार पर हम देखें तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि देखी गई है यह मुस्लिम समुदाय में देखी गई है। अर्थात इनमें जो ग्रोथ हुआ है पिछले 10 वर्षों में 24.6% का ग्रोथ हुआ है। हिंदू पॉपुलेशन में मात्र 16.8% का ग्रोथ हुआ है। आप देखे होंगे कि जो भारत का दशकीय वृद्धि दर है वह 17.6% के आसपास है। उसके तुलना में मुस्लिम कम्युनिटी का जो दशकीय वृद्धि है यह ज़्यादा है, 24.6 है। जबकि हिंदू पॉपुलेशन की जो दशकीय वृद्धि दर है ये 16.8% है और ईसाई की उससे भी कम है, सिख की सबसे कम नहीं, मतलब तुलनात्मक तौर पर यहाँ पर कम है। इसी प्रकार अगर लिंगानुपात की बात किया जाए, ईसाइयों का लिंगानुपात सबसे बेहतर है, उसके बाद बौद्ध का है, फिर जैन का है, मुस्लिम का है और हिंदू का है। हिंदू में लिंगानुपात काफ़ी कह सकते हैं बेहतर स्थिति में नहीं है। अगर साक्षरता के स्तर पर हम देखें तो सर्वाधिक साक्षर जैन लोग होते हैं, फिर ईसाई लोग होते हैं, बौद्ध होते हैं, सिख होते हैं, हिंदू होते हैं और मुस्लिम। अर्थात मुस्लिम वर्ग में शिक्षा का स्तर बहुत बेकार है, अर्थात बेकार नहीं कहेंगे, अर्थात कम है। तब भी 68.5% ठीक ही स्थिति है, कोई यहाँ पर ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, क्योंकि हिंदू जो पॉपुलेशन है यह राष्ट्रीय साक्षरता दर जो 73% उसकी तुलना में थोड़ा अधिक है, और मुस्लिम कम्युनिटी की जो साक्षरता है यह राष्ट्रीय स्तर की तुलना में थोड़ा कम है। फिर यहाँ पर बात करें कि सर्वाधिक जो हिंदू पॉपुलेशन है ये कहाँ पर रहती है, तो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ की 95.17% जो पॉपुलेशन है ये हिंदू है। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर हिंदू है, तो मिजोरम में है। मिजोरम में हिंदू जो समुदाय है ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है। कौन है? नागालैंड है। और सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म का पाया जाता है, तो सिखों का। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सिख का है। यहाँ पर 1000 व्यक्ति पर मात्र 903 महिलाएं विद्यमान हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुओं में लिंगानुपात में सबसे कम 0.8% की दशकीय वृद्धि देखी गई है, अर्थात इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले दशक की तुलना में काफ़ी कम हुआ है, सबसे कम इसी में सुधार हुआ है। आप सोचिए पिछले दशक में जो हिंदू पॉपुलेशन का लिंगानुपात था ये था 931,
1000 पुरुष पर 931 महिलाएं थीं। और 10 वर्षों में मात्र सुधार कितना किया कि 939 हो गया, अर्थात मात्र यहाँ पर 8 महिलाओं की वृद्धि हुई 1000 पुरुष पर। आप समझ सकते हैं, अर्थात इंप्रूवमेंट काफ़ी इसमें कम हुआ है अन्य जितने भी यहाँ पर धर्म आधारित आंकड़े दिए गए हैं। फिर अगर बात करें कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत में 31.16% शहरी पॉपुलेशन है और 68.84% ग्रामीण पॉपुलेशन है। लेकिन जो शहरी पॉपुलेशन है इसमें जो दशकीय वृद्धि हुई है 31.8% की दशकीय वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में पॉपुलेशन में इतनी वृद्धि देखी गई। लेकिन ग्रामीण पॉपुलेशन में जो वृद्धि देखी गई है यह 12.22% देखी गई। क्योंकि गांव के लोग ही शहर में पलायन करते हैं, इसलिए शहर का जो दशकीय वृद्धि दर है ये बढ़ जाता है और गांव का दशकीय वृद्धि दर उतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है कहाँ पर पाई जाती है, तो नो डाउट उत्तर प्रदेश में, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के आधार पर, किस आधार पर? परसेंटेज के आधार पर कहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती हैं 90%, बिहार में 88% पॉपुलेशन ग्रामीण है, असम में 85% पॉपुलेशन ग्रामीण है, उड़ीसा में 83.32% जो पॉपुलेशन है ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य जनसंख्या के आधार पर, तो सबसे कम सिक्किम में है, उसके पश्चात मिजोरम में है, फिर गोवा में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन किस आधार पर? संख्या के आधार पर। वहीं अगर परसेंटेज के आधार पर बात करें, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है गांव में, तो वो है गोवा। गोवा में मात्र 37.83% पॉपुलेशन गांव में रहती है। मिजोरम में थोड़ा उससे ज़्यादा है, तमिलनाडु में उससे ज़्यादा और केरल में उससे ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है। अगर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर बात करें, कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या शहर में रहती है परसेंटेज के आधार पर, तो गोवा में, फिर मिजोरम में, तमिलनाडु में और केरल में। लेकिन अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अर्थात संख्या के आधार पर, तो सर्वाधिक संख्या नगर की कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, सर्वाधिक संख्या यहीं पर है नगर। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जो 3 राज्य हैं इसमें सिक्किम है, सिक्किम में शहरी पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके पश्चात नागालैंड आता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन से हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में है, फिर पांडुचेरी में है और अंडमान निकोबार में है। और अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम जो ग्रामीण शहरी जनसंख्या वो हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 90% है, तो शहरी जनसंख्या स्वाभाविक तौर पर कम ही होगा। और उसके पश्चात बिहार में शहरी जनसंख्या है, उसके पश्चात असम में है, फिर उड़ीसा में है और मेघालय। तो यहाँ से नो डाउट हर बार प्रश्न पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा, इस बात को आप निश्चित पूर्वक याद रखें। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं यहाँ पर केंद्र शासित, इसमें दिल्ली है, दिल्ली में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या रहती है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पांडुचेरी। और 5 शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? दिल्ली में 97.5% जो पॉपुलेशन है ये नगरीय है। नगर होने के पीछे कारण है कि यह जो एक कॉमर्शियल हब है, देश की राजधानी है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर किसी ना किसी कामकाज के उद्देश्य से ही जाते हैं, तो वहाँ पर नगरीय पॉपुलेशन स्वाभाविक तौर पर अधिक ही होगी। इसी प्रकार चंडीगढ़ ही भी है, क्योंकि यह भी एक प्रकार से बसाया गया शहर है, तो यहाँ पर भी कॉमर्शियल सेंटर है, तो इसलिए यहाँ की भी पॉपुलेशन ज़्यादातर नगरीय ही है। उसके पश्चात लक्षद्वीप आता है, दमन दीव आता है और पांडुचेरी आता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात जो है, तो ग्रामीण का लिंगानुपात 949 है और पिछले दशक की तुलना में यहाँ पर 3 की वृद्धि हुई है। और शहरी लिंगानुपात देखा जाए तो 929 है, जो पिछले दशक की तुलना में 29 की वृद्धि दर्ज किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शहर का जो लिंगानुपात है एक कम है, गांव का लिंगानुपात अधिक है। इसके पीछे कारण ये है कि गांव से शहर में पुरुष वर्ग का पलायन अधिक होता है, इसलिए पुरुष की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और तुलनात्मक तौर पर लिंगानुपात घट जाता है। और गांव में महिलाएं रह जाती हैं, इसलिए गांव का
जो पुरुष की तुलना में महिलाओं का परसेंटेज ये थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए गांव का जो लिंगानुपात है ये अधिक होता है। इसी प्रकार अगर बाल लिंगानुपात की बात किया जाए तो गांव का बाल लिंगानुपात 923 है, जिसमें 8 की गिरावट दर्ज की है पिछले दशक की तुलना में, और शहरी बाल लिंगानुपात 905 है, जबकि राष्ट्र का जो बाल लिंगानुपात है कितना है, 919 है, और इसमें भी 1 की गिरावट दर्ज की गई है पिछले दशक की तुलना में। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला हमारा राज्य है वो कौन सा है, वो है नागालैंड, जहां पर 1000 बालक पर 979 बालिकाएं विद्यमान हैं। साथ में यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रामीण एवं शहरी जो साक्षरता दर है, तो ग्रामीण की साक्षरता दर स्वाभाविक तौर पर कम ही होगी और 67.8% है, और जबकि राष्ट्र की हमारी जो साक्षरता दर है ये है 73%। लेकिन ग्रामीण साक्षरता दर में जो सुधार है ये काफ़ी बेहतर है, 9.1% का सुधार देखा गया है पिछले दशक की तुलना में। और जो शहरी पॉपुलेशन है यहाँ पर 84.1% पॉपुलेशन कैसी है, साक्षर है, अर्थात जो हमारा राष्ट्रीय साक्षरता दर है उसकी तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर जो सुधार है ये मात्र 4.2% का इंक्रीमेंट देखा गया है पिछले दशक की तुलना में। तो यहाँ तक की चर्चाएं जो थी ये राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या के बारे में थी। शेष जो जानकारी है जनसंख्या के बारे में वो हम लोग उत्तर प्रदेश के विषय में देखेंगे, और नगरीकरण का भी हम लोग आगे इसी प्रकार एक एक एपिसोड करके डिस्कस करेंगे। हम लोग अब मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।